प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल बीए पार्ट सेकंड में हमारा फर्स्ट पेपर है। उसमें आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के 3 सिद्धांत। कोई भी विज्ञान हो या प्राकृतिक या सामाजिक, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं जिससे उसकी अध्ययन प्रणाली का आभास होता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य विषय की अध्ययन प्रणाली को समुचित एवं सक्रिय रूप देना होता है। मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण संबंधी प्रभावों तथा मानव की क्रियाशीलता और उसके जटिल अंतर संबंधों तथा उत्पन्न भूदृश्य की व्याख्या से संबंधित 3 सिद्धांत हैं, जिसमें है पार्थिव एकता का या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत, दूसरा है क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। हम बात करेंगे पहले पार्थिव एकता का या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। वातावरण के सभी तथ्य, चाहे वे जड़ हो या चेतन, आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध होते हैं। कोई भी परिस्थिति अकेली नहीं होती, वरन उसका जन्म एवं विकास बहुत से तथ्यों के जटिल इकाइयों के सहयोग से होता है। संपूर्ण पृथ्वी एक है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस जगत में एक प्राकृतिक नियम है। वायुमंडलीय प्रभाव से पृथ्वी पर जलवायु के नियम समान ढंग से बनते हैं। समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान वनस्पति होती है। प्राकृतिक तथ्यों की ही भांति मानव भूगोल के तथ्य भी पार्थिव एकता से संबंध है। धरातल पर सभी जगह प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव मानव पर पड़ता है और मानव अपने वातावरण से अनुकूलन करता है। प्रत्येक प्रदेश में अनुकूलन की अपनी अलग अलग पद्धतियां हैं। विशेषकर किसी प्राकृतिक प्रदेश में एक सी जलवायु, वनस्पति, मिट्टी और मानव व्यवसाय होते हैं। रेडजेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफिया में इस सिद्धांत पर बल दिया कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के द्वारा समझा जा सकता है। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित हैं और वातावरण भौतिक दशाओं का एक योग है। सार्वभौमिक एकता सिद्धांत के जन्मदाता हम्बोल्ट के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर जो विभिन्नताएं परिलक्षित होती हैं, उसके पीछे एक व्यापक एकता समाहित है। पृथ्वी की सतह पर भूदृश्य व मानव समूह में पाई जाने वाली भिन्नता का कारण व्यापक एकता माना गया। विश्व में केवल एक ही आत्मा है, जिसके कारण पृथ्वी की बाह्य विषमताओं के पीछे व्यापक एकता पाई गई है। अनेक शोधों एवं अनुभवों के आधार पर क्षेत्र विशेष की वनस्पति के लिए तापमान, वर्षा एवं मृदा आदि को उत्तरदायी बताया गया है। वस्तुतः प्राकृतिक प्रदेशों का सीमांकन वनस्पति के आधार पर ही हो जाता है। किसी भी वनस्पति प्रदेश का अध्ययन करते समय वहाँ के अलग अलग पेड़ पौधों का विचार नहीं होता, बल्कि ये देखा जाता है कि उस प्रदेश की संपूर्ण वनस्पतियों का मिला जुला सामूहिक स्वरूप किस प्रकार का है। स्टेपी, प्रेरी, पंपाज, टेगा, सवाना, सेल्वाज आदि सामूहिक शब्द हैं जो प्रदेश की संपूर्ण वनस्पति के सम्मिश्रण का योग है। पार्थिव एकता के संबंधित कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। वायुमंडल एवं जलमंडल पृथ्वी की सतह के 2 आधारभूत तथ्य हैं। दोनों की एक संचरण व्यवस्था होती है। वायुमंडल संचरण व्यवस्था से ऋतु एवं जलवायु जैसे तथ्य स्पष्ट होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रभावित करते हैं। जलवायु की विभिन्नता से सभी अवगत है, लेकिन फिर भी संसार की जलवायु में एक निश्चित क्रम मिलता है। वायुमंडल जलमंडल से संबंधित होता है। सभी नदियों का जल गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है। जल ही वाष्प के रूप में वायुमंडल में आता है। इस तरह वायुमंडल और जलमंडल की संचरण व्यवस्था एक दूसरे से संबंधित है। ब्लास ने भी सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत का समर्थन किया। उनके अनुसार किसी स्थान पर जितने भी जीवधारी वनस्पति, पशु, पक्षी और मानव होते हैं, उन सभी में एक पारस्परिक संबंध होता है और वे सभी अपनी परिस्थितियों से समायोजन करते हैं। ब्रून्स ने पार्थिव एकता के सिद्धांत को इस प्रकार व्यक्त किया है: इन तथ्यों की विभिन्नता का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम एक उच्च विचारधारा पर पहुँचते हैं कि सार्वभौमिक एकता या पूर्ण लौकिकता है। अतः छोटे से छोटा अध्ययन जिसका उद्देश्य संपूर्णता पर विचार करना केवल अलग अलग तथ्यों के विचार तक ही सीमित नहीं होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर पर्यावरण के समस्त तत्वों, धरातल एवं मानव, धरातल, वायुमंडल और जलमंडल, भू आकृतियाँ, जड़, चेतन, सत्ता में एकता दिखाई देती। कोई भी तत्व स्वतंत्र नहीं है, अपितु इन सभी तत्वों में अंतर संबंध होता है। यही अंतर संबंध सभी तत्वों में सार्वभौमिक एकता को जन्म देती है। अब इस सिद्धांत की आलोचना भी हम कर सकते हैं इस बात में
कि मानव भूगोलविद्ता सार्वभौमिक एकता व अंतर संबंधों के सिद्धांत को अध्ययन का मूल आधार मानते हैं। उनका मानना है कि जीवन संघर्ष से यह जीव विज्ञान का सिद्धांत है। धरातल पर सक्रिय जीवों के द्वारा ही वर्तमान विकास संभव हो सका। वातावरण का एक जीव दूसरे जीव पर अपना वर्चस्व और अस्तित्व बनाने के लिए प्रयास करता है। जीव ही जीव का आधार है, ये कथन सत्य है। इस तथ्य से मानव इनकार भी नहीं कर सकता। बड़ा जीव अपने छोटे जीव को दबाता है और ये क्रम सभ्यता का एक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। ऐसे जीवन क्रम में अंतर संबंध की ओर आकर्षित करना अथवा सार्वभौमिक एकता की बात करना ठीक उसी प्रकार है जैसे घमासान युद्ध में प्रतिद्वंदी से मित्रता की उम्मीद करना। दूसरा हम बात करेंगे जो हमारा सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस जगत के सभी तत्व परिवर्तनशील है। प्रत्येक जैव एवं अजैव किसी न किसी प्रकार से परिवर्तित होते हैं। उनका आकार, प्रकार, मात्रा, गुण, प्रकृति अथवा व्यवहार रूप बदलता रहता है। धरातल पर कोई वस्तु सदैव स्थायी रूप में नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। पृथ्वी भ्रमणशील है, दिन रात निरंतर होते रहते हैं। वायुमंडल में शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा की मात्रा बदलती रहती है। पवनों का प्रवाह क्रम सतत है, कभी मंद गति से तो कभी तूफान या बवंडर के रूप में। इस प्रकार जीव चाहे वे मानव हो, पशु हो, शेषावस्था, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में पहुंचता है। प्रोफेसर ब्रूस ने परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को इस प्रकार बताया कि हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक वस्तुएं या तो विकसित हो रही है या उनका ह्रास हो रहा है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। चूँकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील है, अतः इस दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। मानव भूगोल में परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को सुचारू रूप से कार्यरत करने के लिए हमें पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करने वाली शक्तियों, भौतिक, जैविक तथा मानवीय को समझना आवश्यक है। अब ये शक्तियाँ कौन सी? एक तो ग्रहीय संबंध। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह जो अपने अक्ष पर भ्रमण के साथ सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिभ्रमण करता है। इसी सौर संबंध द्वारा ही पृथ्वी की सत्ता है। पृथ्वी पर दिन, रात, ऋतु आदि होती है। दूसरा है टेक्टोनिक, विवर्तनिक शक्तियाँ। पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न शक्तियों द्वारा पृथ्वी तल पर कई परिवर्तन होते हैं, और जैसे कि धीमे परिवर्तन भी होते हैं, जैसे पर्वत निर्माण, समुद्र तल का निमज्जन, ये, और आकस्मिक में भूकंप, ज्वालामुखी। दूसरा है सौर शक्ति। सूर्य की शक्ति से बाह्य शक्तियाँ उत्पन्न होती है जो भूतल को परिवर्तित करती रहती है। सौर शक्ति से ही धरातल पर सभी क्रियाएं संपन्न होती है। वायुमंडलीय ताप, दबाव, वर्षा, ओला, पाला, कोहरा, आंधी, तूफान आदि सब सौर शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। इसी शक्ति से ही वनस्पति, मृदा एवं जीव जंतुओं की उत्पत्ति तथा विकास होता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी से के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके कारण भिन्न भिन्न भार एवं घनत्व वाले पिंडों का संतुलन बना हुआ है। अगली बात करें जैविक शक्ति की। वनस्पति एवं जीव जंतुओं द्वारा भी हर समय भूतल पर परिवर्तन होते रहते हैं। वनस्पति से चट्टानों को आवरण मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वनस्पति की जड़ें मुलायम चट्टानों में दरारें पैदा करती है, जिससे भूकटान और ऋतुक्षय की क्रिया बढ़ जाती है। मानवीय शक्ति की बात करें, मनुष्य अपनी सक्रियता के फलस्वरूप भूतल पर प्रतिक्षण परिवर्तन करता है। वह वन काट कर खेत बनाता है, कहीं नहरें, कहीं सुरंगें, कहीं देश से बाहर से नए पौधे लाकर लगाता है। खाने खोदना, मछली मारना, खेती करना, अधिवास बनाना आदि कार्यों से भूतल पर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार उपयुक्त 6 शक्तियों के द्वारा धरातल पर जो परिवर्तन होते हैं वे आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रत्येक घटना के कुछ कारण होते हैं और कुछ नियमों के अनुसार उनकी प्रक्रिया होती है। ब्रूस ने यह भी कहा कि पृथ्वी तल पर कोई वस्तु स्थिर नहीं है, ये सभी में गतिशीलता है, वे या तो विकसित हो रही है या उनका ह्रास हो रहा है। अब हम बात करते हैं जो इसका तीसरा सिद्धांत है, वो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। क्रियाशीलता में पार्थिव एकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में वातावरण समायोजन का महत्वपूर्ण योगदान है। पृथ्वी पर पर्यावरण की विविधता पाई जाती है और किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों में पर्यावरण कैसे अपने आप को सामंजस्य स्थापित करने में विभिन्नता पाई जाती है। वातावरण 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और
सांस्कृतिक। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य उस संपूर्ण भौतिक शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा तत्वों से जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। इन शक्तियों में सूर्य ताप, पृथ्वी की दैनिक वार्षिक गति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ज्वालामुखी क्रिया, भूपटल की गति तथा जीवन संबंधी दृश्य सम्मिलित किए जाते हैं। इन शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिससे वातावरण के तत्व उत्पन्न होते हैं और इन सभी का प्रभाव मानव की क्रियाओं पर होता है। अगले हम बात करेंगे सांस्कृतिक वातावरण की। सांस्कृतिक वातावरण में मानव द्वारा निर्मित भूदृश्यों का उल्लेख किया जाता है। मानव प्राकृतिक वातावरण में तकनीक द्वारा संशोधन करता है और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है। जैसे भूमि को जोत कर खेती करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेलमार्ग आदि बनाता है, पर्वतों को काट के सुरंग बनाता है, नई बस्तियां बनाता है और भूगर्भ से खनिज निकालने के अनेक उपकरण उसने कर दिए हैं। तो सामाजिक वातावरण मानव का नियामक माना जाता है तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्देशक है। अब हम बात करते हैं सामाजिक तत्वों के अंतर्गत 3 प्रतिरूप सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक नियंत्रण के प्रतिरूप जैसे लोक रीतियाँ, रीति रिवाज, मान्यताएं एवं आदर्श, और इनमें संस्थाएं भी शामिल है, सरकार, विवाह प्रथा, पुलिस, कानून, युद्ध, विद्यालय, प्रेस। दूसरा है विद्या संबंधी प्रतिरूप, मनुष्य के व्यवसाय, उद्योग, राजनीति एवं सैन्य संस्थाएं, शैक्षिक व सांस्कृतिक प्रयास, मनोरंजन आदि। तीसरा है निर्माण प्रतिरूप या सांस्कृतिक भूदृश्य, भूमि और उसका विभाजन, भूमि के विभिन्न दृश्य, नहरें, फसलें, पशुपालन, ग्रामीण बस्तियां एवं कृषि संबंधी व्यवस्थाएं, नगरीय संस्थाएं, खदानें, कारखाने, सड़क, रेल मार्गों के प्रतिरूप आदि हैं। मानव दोनों वातावरण के प्रभाव के अनुसार कार्य करने लगता है। वे कभी तो वातावरण से में परिवर्तन करता है और जब परिवर्तन संभव नहीं होता तो स्वयं परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वातावरण के अनुसार ढलने लगता है। वातावरण समायोजन के 2 पहलू है, एक तो अनुकूलन और एक रूपांतरण। अनुकूलन का मतलब है मानव प्राकृतिक वातावरण का उपज है। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। प्राकृतिक वातावरण के अनुसार मानव अपने क्रियाकलापों में यथाविधि परिवर्तन करना अनुकूलन कहलाता है। और दूसरा है रूपांतरण, मानव ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लिया है। जैसे कि गर्मी होना स्वाभाविक, लेकिन बचने के लिए पंखे, कूलर, एसी का निर्माण कर लिया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इन 3 सिद्धांतों के बारे में। धन्यवाद।